नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा। ऐसे में आम आदमी की बात कौन करेगा। ये बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजेंद्र तिवारी। लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाना चाहता हूं। और दृष्टांत है जयप्रकाश नारायण का भाषण, जो उनका हुआ था आपातकाल के एक दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में 25 जून 1975 को। वो भाषण कभी कहीं छपा नहीं है, ये समझिए। बड़ी रैली हुई थी और उस रैली के बाद ही रात में इमरजेंसी लगा दी गई थी, लेकिन ये भाषण कहीं नहीं छपा है। पहली बार ये भाषण व्यवस्थित रूप में हमारे मित्र हैं रामदत्त त्रिपाठी, मीडिया स्वराज नाम की वेबसाइट चलाते हैं, वहां उसको सिलसिलेवार ढंग से छाप रहे हैं। मैं इस भाषण को भी पूरा पढ़कर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, टुकड़ों में बना सकता हूं क्योंकि ये लंबा 10,000 शब्दों का भाषण है। लेकिन एक टुकड़ा जयप्रकाश जी ने जो उस भाषण की शुरुआत में बोला वो मैं यहाँ कहना चाहता हूं, जिसको आप लोग भी सुन लें। दुख की बात है कि कल का प्रस्ताव जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, जिसे विरोधी दलों की कार्यकारिणी समितियों के लोगों ने मिलकर पास किया था, बहुत बड़ा प्रस्ताव भी नहीं था, मतलब आकार में बहुत बड़ा नहीं था, परंतु जो अंग्रेजी के अखबार यहां से निकलते हैं उनमें वो नहीं आया। हिंदुस्तान टाइम्स में और मदरलैंड में पूरा प्रस्ताव छपा। क्या कारण हुआ मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं ये शिकायत करना चाहता हूं। ये लोकतंत्र है। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न देश के सामने उपस्थित है। ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से, टेलीविजन की तरफ से, शासक दल से स्वयं प्रधानमंत्री भी ऐसी बातें कर रही हैं जिनसे जनता का ध्यान मुख्य प्रश्न से हटकर दूसरी ओर चला जाए। जनता को उसकी तरफ से भ्रम में भी डाला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कम से कम इतना तो होना चाहिए था कि उस छोटे से प्रस्ताव का फुल टेक्स्ट, पूरा मजमून हर समाचार पत्र में छपता। अंग्रेजी का ही मैंने देखा है, हिंदी में हिंदुस्तान देखा, उसमें भी पूरा मजमून नहीं छपा। उनका अपना विचार होगा, संचालकों का अपना विचार है, उनके साथ झगड़ने का विषय नहीं है। मालूम नहीं कि देश में हिंदी के जो और अखबार छपते हैं उनमें यह प्रस्ताव पूरा छपा कि नहीं छपा। यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, उसमें सारी बातें कही गई हैं। उन्हीं बातों को समझाने मात्र के लिए मैं आपके सामने आया हूं। जितना व्यापक प्रचार हो सके उतना करना चाहिए। 5 विरोधी दल, उनकी संख्या लोकसभा या राज्यसभा में कम हो सकती है शासक दल के मुकाबले में, लेकिन इन दलों को जिन लोगों ने वोट दिया था पिछले लोकसभा के चुनाव में, अगर आप उनकी संख्या जोड़ें तो शासक दल को जितने वोट मिले, उन्हें मिलने वाले वोट उससे कम नहीं होंगे। इसलिए जनता क्या चाहती है ये छपना चाहिए। ये जनता के प्रतिनिधि लोग हैं, ये पार्टियां उनका प्रतिनिधित्व करती है। पहली बार इतिहास में यह हुआ है कि इन पार्टियों की कार्यकारिणियां साथ बैठी, कई दिन बैठे ये लोग और बैठकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार किया और प्रस्ताव तैयार हुआ। अब भी वक्त है, समय है। यहाँ जो पार्टियों की शाखाएं हैं उनका ये काम है कि कम से कम इस प्रस्ताव का हिंदी उर्दू में तर्जुमा करके लाखों की तादाद में बांटा जाए, जिसे लोग पढ़ें। बात समझने में बहुत आसान है। ये बात समझने में बहुत आसान है। जयप्रकाश जी ने कहा, लोकनायक जयप्रकाश, जो भारत की दूसरी आज़ादी के संपूर्ण क्रांति के ध्वजवाहक थे। लेकिन क्या ये बात वास्तव में इतनी आसान है? और जो बात 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने कही थी कि अखबार और मीडिया, उस वक्त टेलीविजन मीडिया प्राइवेट होता नहीं था, दूरदर्शन और आकाशवाणी का उन्होंने जिक्र किया है, अखबारों का जिक्र किया है, वो बात आज की तारीख में क्यों याद करनी चाहिए, क्यों प्रासंगिक है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और आलोक अड्डा में 2 मेहमान मेरे साथ हैं। राजेंद्र तिवारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बिहार झारखंड में प्रभात खबर के कॉर्पोरेट एडिटर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने भारत के कई हिस्सों में अनेक अखबारों का संपादन किया है। आशुतोष हमारे साथ हैं, सत्यहिंदी.com के फाउंडर हैं, एडिटर हैं, राजनीति भी कर चुके हैं और उससे पहले लंबी पारी पत्रकारिता में खेली है। जिन लोगों की राजनीति से ये सहमत नहीं है, जिनसे इनके व्यक्तिगत मतभेद भी, यहाँ तक कि इन पर तो एक नेता ने हाथ भी उठा दिया था, उसके बावजूद उसके बाद उनको कवर करते रहे। ये पत्रकारिता भी हुई है और एक पत्रकारिता आज हो रही है। राजेंद्र एक बड़ा सवाल लेकर आए हैं और अब मैं राजेंद्र के पास चलता हूँ, वहां से शुरू करेंगे। राजेंद्र एक खबर निकाल के लाए और उन्होंने कहा कि हमें
ये पूछना चाहिए कि इस खबर पर क्यों कहीं बात नहीं हो रही है, ये खबर कहीं आई भी क्यों नहीं। उस खबर तक चलें, राजन से बात करें। उससे पहले आपसे एक बार आग्रह करूंगा कि आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। इस वीडियो के लिंक लाइक और शेयर करें, साथ में घंटी भी बजा देंगे तो आपको खबर मिलेगी कब मैं लाइव आया और कब मैंने नया वीडियो डाला। अब राजन, हम आपके पास चलते हैं और ये भूमिका मैंने इतनी बना दी है, इसके बाद आप वो उदाहरण दें, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे और आशुतोष की भी टिप्पणी। दरअसल मैंने आज इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा सुचित्रा का। सुचित्रा कहीं रेडियो जॉकी हैं और उस वीडियो में वो इंग्लिश में बात कर रही थी और वो ये बता रही थी कि तूतीकोरिन में क्या हुआ है, और साथ में उनका ये कहना था कि ब्लैक लाइव्स मैटर पर हम कितनी भी बात कर लें, लेकिन जो यहाँ घटना हुई है इस पर कहीं कोई बात ही नहीं हो रही है, और इसलिए उन्होंने ये तय किया कि उसे इंग्लिश में लोगों के सामने लाएंगी, और वो इंग्लिश बोल रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने हिंदू देखा, बॉम्बे का हिंदू देखा, और डेक्कन हेरल्ड देखा हैदराबाद का, इंडियन एक्सप्रेस मुंबई का देखा, और भी कई अखबार देखे पिछले 2-3 दिनों के। उनमें कहीं कोई खबर दिखाई नहीं दी। उसके बाद हमने सोचा हो सकता है हिंदी अखबारों में कुछ हो। हिंदी अखबार में मैंने पिछले दिनों को देखा, उसमें कहीं कोई खबर नहीं दिखाई दी। खबर ये थी कि 19 तारीख को 2 लोगों को तूतीकोरिन में गिरफ्तार किया गया। उनका नाम था जयराज और जयराज का बेटा बेनिक्स। इन दोनों की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी और इन्होंने लॉकडाउन के आदेश के बावजूद दुकान खोली थी, ये आरोप था इन पर, और इनको हिरासत में ले लिया गया। इनकी 22 और 23 तारीख को हिरासत में मौत हो जाती है, और जो चीजें सामने आती हैं, जो घटनाएं, जो विवरण सामने आता है, वो यहाँ तक आता है कि हिरासत में उनको सोडोमाइज किया गया, और 22 तारीख से पहले 20 तारीख को 7 बार इन लोगों के खून से लथपथ कपड़े इनके घर भेजे गए, और वहां से पुलिस वालों ने धुलवा के कपड़े मंगवाए, और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। अब मेरे दिमाग में सवाल ये उठा कि हम उत्तर भारत या पूर्वी भारत में बैठे हुए हैं, हिंदी भाषी इलाके में, इस इलाके में कहीं इस खबर की कोई चर्चा ही नहीं है। दूसरी बात ये उठी कि हम बड़े बड़े लोगों पर बात करते हैं कि इनकी हिरासत है और इनको जमानत नहीं मिल रही है, वो करना जरूरी है और की जानी चाहिए, लेकिन आम लोग जब इस तरह की स्थितियों से रूबरू होते हैं या ऐसी स्थितियां उन पर आती हैं, उनके लिए कोई बात क्यों नहीं करता। ये सवाल था जो मैंने आलोक जी से शेयर किया, और मुझे लगा कि इस पर बात की जानी चाहिए। तो आलोक जी, ये पूरा मामला था, और मुझे ये आज भी लगता है कि अपने देश में बहुत सारे इस तरह के मामले होते रहते हैं जिनको हम बिल्कुल सामान्य मान करके और अनदेखा कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण दें कि मैं पहले जब छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, उस समय इनकाउंटर का मतलब यही समझता था कि इनकाउंटर का मतलब होता है पुलिस वाले पकड़ेंगे, बांध देंगे और उसके बाद गोली मार देंगे, क्योंकि हमने यही देखा था अपने गांव में कि डकैतों का इनकाउंटर कर दिया गया तो उसकी कहानी चलती थी कि भाई उनको बाग में ले जाया गया, उनको मार दिया गया। जब हम जम्मू कश्मीर पहली बार गए तो मुझे पता चला कि इनकाउंटर होता क्या है, जो मैंने सामने देखा। लेकिन इन सब चीजों पर कोई बात होती ही नहीं। लखनऊ में आपको याद होगा, आप भी लखनऊ के रहने वाले हैं आलोक जी, कि जो इलाका आनंद नगर तरफ का है, उधर डर रहता था, लोग कहते थे यहाँ पुलिस वाले लाके इनकाउंटर करते हैं। तो ऐसी स्थितियां हैं। ऐसे में हम लोग जो ब्लैक लाइव्स मैटर पर बात करें या जिन पर भी बात करें, वो बातें मुझे बेमानी लगती हैं कि हम अपने यहाँ के आम लोगों के लिए बात नहीं कर पाते, या वो बातें हमारे अखबारों और हमारे चैनलों में नहीं आती। जी, तो आशुतोष, इस पर क्योंकि आप पत्रकारिता में काफी समय बिताया, हम लोग टेलीविजन में करीब करीब 7 आए थे और आप लंबे समय तक संपादक रहे, आपकी टिप्पणी क्या है? अखबार में भी उससे पहले आपने भी काम किया, मैंने भी किया है। क्या चीज है जो रोक रही है? कि एक वक्त था, अभी कल ही हम बात कर रहे थे कि 6 पेज का अखबार होता था जब हम बच्चे थे और हम अखबार पढ़ना शुरू किया था हमने। हमारी दुनिया से हमारा संबंध अखबार के जरिए ही होता था और वो अखबार हमको पूरी दुनिया दिखाता था। अब 40-40 पेज के अखबार आते हैं, लेकिन मुंबई में बैठे हुए आदमी को
नागपुर की पूरी खबर नहीं मिल पाती है, दिल्ली में बैठे हुए आदमी को मेरठ की पूरी खबर नहीं मिल पाती है। और ये तूतीकोरिन की इतनी बड़ी घटना, पुलिस हिरासत में 2 लोगों की मौत, अपराध क्या है? लॉकडाउन में दुकान खोलना। और इस पर न कोई चर्चा है, न कोई चिंता है, न कोई बात कर रहा है। हम बात कर रहे हैं कि चीन के पास फौज में कितनी संख्या है और हमारे पास फौज में कितनी संख्या है। हम फौज गिनकर बता रहे हैं और साथ में कह रहे हैं। ये सुनकर आपके अंदर जज्बा बढ़ जाएगा, आपके अंदर उत्साह आ जाएगा। एंकर की जुबान। नहीं आलोक, दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि हम अभी भी जो है वो जो हमारा एक डिस्टेंस का जो फर्क होता है, उस डिस्टेंस के फर्क की वजह से मैं देखता हूं कि जैसे कि अगर दिल्ली में सारे टीवी चैनल दिल्ली के नोएडा में मौजूद हैं, दिल्ली में मौजूद हैं, तो आपको लगेगा कि हर खबर जो दिल्ली में है वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण खबर हो जाती है, बहुत बड़ी खबर हो जाती है और उसको बड़ी तेजी के साथ कवर करते हैं। लेकिन अगर वही खबर मध्य प्रदेश में होती है या फिर वो महाराष्ट्र के बाहर निकल जाती है तो लोग धीरे 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 उसका आकर्षण पता नहीं क्यों एक मानसिकता सी बन गई है। इसीलिए आपको दिखाई पड़ता होगा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो बड़ी से बड़ी खबर हो जाती है और उसकी कवरेज यहाँ पे नहीं हो पाती है। तो एक तो बड़ा कारण ये है कि तूतीकोरिन, और ये दूसरी बात ये कि जो अगर आप अखबारों को भी देखें तो वो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा कवर करते हैं, इतना ज्यादा पॉलिटिक्स कवर करते हैं। अगर कोई नेता कहीं किसी जगह पर वो अगर कोई छोटा सा बयान भी दे देता है तो भी वो फ्रंट पेज पे छप जाएगी या किसी दूसरी जगह पर उसको बहुत कायदे से बड़े तमीज के साथ छापी जाएगी। जहां तक टेलीविजन का सवाल है तो टेलीविजन तो प्योरली एंड प्योरली जो है वो टीआरपी पे चलता है, आई बॉल्स पे चलता है। अगर किसी खबर के अंदर अगर उसको आई बॉल्स मिल रहा है, चाहे वो बहुत ही गलीज खबर हो चाहे बहुत ही छोटी खबर हो, लेकिन अगर वो भड़कती होगी तो भी उसको चलेगा। और अगर चीन जैसे बड़े मामले में अगर टीआरपी नहीं मिल रही होगी तो वो उसको बिल्कुल कवर नहीं करेगा। ये मैं आपको बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं। जहां तक इस खबर का सवाल है, मुझे लगता है कि ये खबर आपको याद होगा कि जब हजारों की संख्या में जब लोग दिल्ली से और बॉम्बे से और कई जगह से लोग अपने अपने घरों में जा रहे थे, भी आपने उसको बहुत गंभीरता के और जब ये बड़ी तेजी के साथ चलने लगा, जब सोशल मीडिया पे इस खबर को उठने लगा, तब ये जाके मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाया। ये जो बात आशुतोष कर रहे हैं, क्योंकि कनेक्शन में कुछ समस्या है तो आवाज बीच बीच में उनकी वो कहीं ना कट रही है। हाँ, नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही है, सिग्नल में समस्या है। तो राजन, आप जो बात आशुतोष कह रहे हैं, देखिए, एक तो है ये बात सही है, वो भी कह रहे हैं, हमारे दर्शक विकास शिवनकर भी कह रहे हैं कि पूरा मीडिया दिल्ली और मुंबई बेस्ड हो गया है। तो एक तो ये भौगोलिक दूरी जैसी चीज आके सामने खड़ी हो जाती है, तो ये एक बड़ी चिंता। ये आशुतोष की आवाज आने में लगातार समस्या हो रही है थोड़ी। और ये जो बात आशुतोष कह रहे हैं, क्या भौगोलिक दूरी कारण है या और भी कारण है? क्या यही घटना मुंबई में हुई होती, पालघर में 2 साधुओं की जो हत्या हुई जिस तरह से, उसके बाद जिस अंदाज में पूरे भारत में उस पर रोष दिखाया गया, और एक कभी किसी ने कहा कि इसलिए ये बात नहीं हुई क्योंकि वो दलित या अल्पसंख्यक नहीं थे मरने वाले, इसलिए तो होगा, लेकिन पता नहीं बना। ये भी हो सकता है। आलोक, आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही यहाँ पे बिल्कुल। नहीं, कुछ आशुतोष आपके साथ में समस्या है, मेरी और आपके कनेक्शन में। राजन, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, तो राजन आप बोले। तो आपने आशुतोष की पूरी बात सुनी है तो आपको सुन भी पा रहा हूँ। मेरा और आलोक जी का ऑडियो भी गायब हो जा रहा। कुछ प्रॉब्लम हो गई। आलोक जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आप बोले। मुझे ये लगता है कि एक तो पत्रकारिता में इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं और इसमें जो एक सरकारोन्मुखी पत्रकारिता हो रही है, एक बड़ा कारण वो है कि उसमें कोई खुश होने वाला और कोई नाराज, किसी को परेशानी होने वाली नहीं है उससे। दूसरी बात यह है कि जो आशुतोष जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं कि वो तमिलनाडु के एक छोटे से जिले का मामला है और वहां से खबरें इधर नहीं आती हैं। लेकिन साथ ही एक बात ये भी है कि हमारे न्यूज रूम्स में जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस भी नहीं है, और उस बैलेंस के चलते वो सेंसिटिविटीज नहीं होती, सेंसिटिविटीज लैक करते हैं लोग। भले हम लोग मैनेजमेंट को कुछ भी कहें, लेकिन मैं इस बात पर बहुत स्पष्ट हूं
और महसूस किया है न्यूज रूम्स में, जिन न्यूज रूम्स को मैं भी लीड करता रहा हूँ, उनमें भी महसूस किया है कि एक ही तरह के लोग होते हैं, वो डाइवर्सिटी नहीं होती है, रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। उसके चलते ऐसी खबरों पर जो सेंसिटिविटी हमें दिखानी चाहिए वो सेंसिटिविटी नहीं आ पाती। एक वजह तो ये है, और दूसरी वजह यह है, हम कितना भी कहें कि अखंड भारत है और पूरा देश एक है, लेकिन साउथ और नॉर्थ का जो डिवाइड है, हमें साउथ की खबरें ही नजर नहीं आती। हमें उत्तर प्रदेश की खबरें, बिहार की खबरें, ये खबरें सबसे बड़ी नजर आती हैं कि मंदिर में क्या हुआ, और एक सीतामढ़ी में कोई घटना हो जाए, वो घटना बड़ी नजर आती है। लेकिन अगर तूतीकोरिन में कुछ होता है, केरल में कुछ होता है, तो कहीं कुछ नजर नहीं आता है। एक वजह ये भी, आप देखिए केरल ने कोरोना के मामले में कितने अच्छे तरह से काम किया, लेकिन नॉर्थ के किस अखबार ने, किस चैनल ने, एक आधे रहे होंगे तो रहे होंगे, लेकिन अधिकतर चैनलों ने, किसी ने कोरोना पर, केरल के सब लोग योगी मॉडल और इस सब की बात कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वजह है कि हम साउथ के राज्यों को उतना इंपॉर्टेंस नॉर्थ में देते ही नहीं। और दूसरी वजह कि हमारे न्यूज रूम उतना डाइवर्स नहीं है, उनमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये वजह भी बहुत बड़ी वजह है। लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं, इसकी मैं एक तरह से तस्दीक करूंगा, आप बात ठीक कह रहे हैं। लेकिन होता ये है, खास तौर पे टेलीविजन में, क्योंकि जब मैं टेलीविजन जिस वक्त कर रहा था तो उस वक्त मैं देखता था कि जब कभी हम दक्षिण भारत का कोई भी विषय उठा लें, कितना भी महत्वपूर्ण विषय क्यों ना हो, सिर्फ एक मामले को छोड़कर, जिस मामले पर सांप्रदायिक विभाजन की संभावना हो, यानी हिंदू मुसलमान किया जा सके, ऐसे मसले तो आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर इसको छोड़कर दक्षिण भारत का कोई भी बड़ा मुद्दा उठा लीजिए, तो उस दिन के प्रोग्राम की टीआरपी नहीं आती थी। जो अभी आशुतोष ने कहा कि टेलीविजन टीआरपी से ड्राइव होता है, यही हाल जब मुंबई की बड़ी बड़ी घटनाएं, मुंबई में कमला मिल का अग्निकांड हुआ, मुंबई में एल्फिंस्टन स्टेशन का जो स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ में लोग मारे गए, इन दोनों पर कार्यक्रम हुए और मुझे लगा कि ये बहुत ज्वलंत विषय हैं, लोग इनको बहुत देखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब वो प्रोग्राम सामने आए तो उसको देखने वाले नहीं थे। उनमें जब नंबर सामने आता है, नंबर कहाँ आता है, या नंबर का अर्थ है, जो दर्शक जानना चाहते हैं उनके लिए बता दूं, नंबर का अर्थ होता है कि कितने लोगों ने देखा। तो जितने लोगों ने देखा उसमें नंबर बहुत खराब आता है। नंबर आता है कश्मीर पर बात करिए, पाकिस्तान पर बात करिए, आजकल चीन पर बात करिए, इसमें खूब जमकर नंबर आता है। और जाहिर है, जो ये बात हम कई बार कर चुके हैं, कि जो टेलीविजन इस भरोसे चल रहा है कि जितने नंबर होंगे उतना विज्ञापन आएगा, वो ऐसे ही चलेगा। अब हम चैनल चला रहे हैं, आशुतोष सत्यहिंदी.com चला रहे हैं, सत्यहिंदी.com में कहते हैं कि आप हमें भुगतान कीजिए। अगर आप क्वालिटी का टेलीविजन कंटेंट देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भुगतान करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्या लोग उसके लिए तैयार हैं? और क्या सिर्फ ये वजह है, क्या विज्ञापन दाता का दबाव है कि वो कुछ तरह की खबरें चलती हैं, या प्रतिष्ठान का दबाव है? आशुतोष, एक सवाल आपके लिए किसी दर्शक ने पूछा है कि आशुतोष से पूछें कि क्या सरकार की तरफ से उनको कभी कोई धमकी मिलती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई आपसे ये सब करता है, ये खबर चाहिए या वो खबर चलाइए, आपने खबर नहीं चलाई। जब तक कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट खबर ना हो तब तो तरीके का दखल नहीं होता। और मैं तो ये बड़े ईमानदारी के साथ कहता हूं कि मैं 8 साल में मैनेजिंग एडिटर था, कभी मेरे पर कोई दबाव नहीं था कि खबर क्यों करा, खबर क्यों नहीं कर रहे। बल्कि बड़ी अच्छी बात ये होती थी कि राजीव सरदेसाई हमारे एडिटर इन चीफ हुआ करते थे, उनके अंडर में 3 चैनल हुआ करता था और तीनों चैनल की एडिटोरियल लाइन लगभग अलग हुआ करती थी। अन्ना हजारे के समय में सबको मालूम है कि मैंने अन्ना हजारे के आंदोलन का कोई सपोर्ट किया था, लेकिन वहीं पे जो बिल्कुल अलग लाइन लेके चले हुए थे, और राजदीप सरदेसाई का जो सीनियर लाइन उसकी लाइन बिल्कुल अलग थी। तो एक तरीके की एडिटोरियल स्वतंत्रता पूरी तरीके से थी। अब सवाल ये उठता है कि जब संपादक खुद अपने आप को सेल्फ सेंसर्ड मान ले कि फला खबर चलाएंगे तो मैनेजमेंट नाराज हो जाएगा और फला खबर चलाएंगे तो विज्ञापन वापस हो जाएगा, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम किस पे ज्यादा है। और जहां तक आपने टीआरपी की बात किया, टीआरपी का जो मीटर है वो अपने फ्लॉड है। पता नहीं, इधर तो 5-6 साल के अंदर कुछ ठीक हुआ या ठीक मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उस गांव
की बात बिल्कुल नहीं होती है। वहाँ के गाँव में डब्बे लगे होते हैं, वो या तो मुंबई में डब्बे होते थे या फिर दिल्ली में डब्बे लगे होते थे या फिर आपके 2-4 शहरों में डब्बे होते थे। और उसकी जो टेस्ट सिस्टम हुआ था, पता चला मुंबई का टेस्ट सिस्टम बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो आपका चैनल भले बिहार में देखा जाए, उत्तर प्रदेश में देखा जाए, लेकिन अगर यूपी और बिहार के अंदर देखा जाता था उस जमाने की मैं बात करूँ, तब उसकी रेटिंग बहुत अच्छी आती थी और वह रेटिंग स्क्यूड हुआ करती थी। उसमें बहुत सारी बातें हुआ करती, उस रेटिंग में नॉर्थ ईस्ट कहीं दिखाई नहीं पड़ता, उस रेटिंग में कभी भी साउथ इंडिया दिखाई नहीं पड़ता हिंदी के चैनल में। तो ऐसे में संपादक भी कोशिश की कि टीआरपी अगर लाना है तो ये साउथ इंडिया की खबर क्यों दिखाएंगे, नॉर्थ ईस्ट की खबर क्यों दिखाएंगे, इधर चीजों के अंदर बदलाव हुआ हो। तो मेरा मानना है कि ये दिक्कतें संपादक के स्तर पर होती हैं, और इसलिए जब मैं संपादक था और उस वक्त मैंने बड़ी मजबूती के साथ इस बात को कहा था कि न्यूज का जो न्यूज चैनल्स है, इन न्यूज चैनल्स को रेटिंग सिस्टम से बाहर कर देना चाहिए। आपको ये करना है कि इसकी आपको समाज को आगे लेके चलना है या रेटिंग को आगे लेके चलना है, क्योंकि रेटिंग का सीधा मतलब क्या है कि वो चीजें दिखाओ जिसकी वजह से रेटिंग आती है। अच्छा, रेटिंग का दबाव क्यों है? क्योंकि विज्ञापन दाता विज्ञापन देता है, रेटिंग की वजह से विज्ञापन देता है। अगर रेटिंग अच्छी तो आपको विज्ञापन मिलेगा। अगर आप चैनल बहुत अच्छा है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश देखा जाता है और दिल्ली और बॉम्बे में नहीं देखा जाता है, तो शायद आपकी रेटिंग नहीं आएगी और आपको विज्ञापन नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी मजबूती के साथ कहता हूं कि अगर आप टीवी चैनल्स का, न्यूज चैनल्स का अगर आप रेटिंग और टीआरपी बंद कर दीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं 1 हफ्ते के अंदर सारे टीवी चैनल सुधर जाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर वहां पे वो जो मुसलमान जो हो जाएगा, वहां पे वो जो पाकिस्तान रोज पीटने की बात करते वो बन जाएगा। एक जमाना था सांप, छछूंदर, बिच्छू, जानवर सब दिखाई जाते, क्योंकि उससे रेटिंग आती थी। भूत सब दिखाए तो उससे रेटिंग आती थी। तो वो हर आदमी उसको गाली देता था, विज्ञापन गाली देता था, विज्ञापन देने वाला भी गाली देता था, संपादक भी गाली देता था और बड़े बड़े अधिकारी मंत्री गाली देते थे, लेकिन दिखाया हो जाता तो उससे देता। तो मुझे भी लगता है कि अब जैसे आप डिजिटल स्पेस में आ गए हैं, डिजिटल स्पेस में आप कुछ भी करते हैं उसके व्यूज मिलते हैं। अब वहां पे एक लालच है कि आप ऐसा दिखाएं जिससे आपको लाखों व्यूज मिले। अगर आप ऐसा कंटेंट दिखाएंगे जिससे आपको हजारों सैकड़ों व्यूज आते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी एक लीनिंग बन जाती है, अरे यार इसको मत करो यार, इससे तो कोई लोग देखते नहीं, व्यूज नहीं आते। तो मुझे लगता है अगर आपको भी पत्रकारिता करनी है तो व्यूज और ये जो टीआरपी रेटिंग्स है और सर्कुलेशन, इससे बाहर निकलना पड़ेगा और विज्ञापन का और रेवेन्यू का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात सही है। तो राजेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, सवाल भी एक लिखा हुआ है राजेंद्र, अगर आप पढ़ पा रहे हो। बिल्कुल सीधा सवाल है और मेरा ख्याल है इसका जवाब चाहिए। विविधता के अंतर विरोधों को उभारने वाले मुद्दों पर ही क्यों टीआरपी मिलती है तरफ से या हमारे समाज के तौर पे? हम लोगों को असल में ईमानदारी से देखिए तो हम अब खुद को भी कहीं खड़े होते हैं, जिसकी पान की दुकान पे, चौराहे पर, वहां एक दूसरे के साथ चकल्लस करने में जो आनंद आता है, उसी चकल्लस का एक्सटेंशन हमको टेलीविजन पर या अखबार में भी चाहिए। क्या ये वजह है? नहीं, पहली बात तो मैं जो आपने पहले कहा था कि चीन और पाकिस्तान और इस तरह के मुद्दे, इन पर टीआरपी आती है, लेकिन इन मुद्दों पर भी किस तरह का कंटेंट पेश किया जाता है। जो लोग सही परिप्रेक्ष्य में और सही बातें रखते हैं, या जो अखबार सही चीजों को देते हैं, जो पत्रकार सही बातों को करते हैं, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ये भी सोचने की बात है। दूसरी बात ये है कि मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करूंगा कि ऐसा नहीं है कि अगर कंटेंट आप अच्छा करें और जो टीआरपी या सर्कुलेशन के लिए जिस तरह का मैनेजमेंट की तरफ से दबाव रहता है, मैंने वो दबाव पिछले दिनों अखबार में रहते हुए देखा और मैंने एक फैसला किया कि हम अपने अखबार में, चूंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो हम फिल्मी चीजें नहीं छापेंगे, सेकेंड हैंड चीजें नहीं छापेंगे, और हमने फिल्म की मैगजीन बंद कर दी। ये बात है 2011 की। और उस समय यहाँ पर ऐसे अखबार आ रहे थे जिनकी ग्लॉसी मैगजीन होती थी और फिल्म, जिनके अपने बहुत नेटवर्क है, उस तरह के बड़े संसाधन हैं उनके पास। लेकिन जब हमने उस मैगजीन को बंद किया तो हमारे पास, हमारे सर्कुलेशन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, और 1-1.5 साल के अंदर देखते देखते लगभग हर अखबार ने हमारे इलाके के, बिहार और झारखंड में, फिल्म की मैगजीन विड्रॉ कर ली, सिर्फ एक अखबार को छोड़ करके, क्योंकि उनकी संडे मैगजीन ही फिल्म की मैगजीन हुआ करती थी।
अब आपको हम बताएं तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप अच्छा कंटेंट देते हैं तो उसका रीडर नहीं है। मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, जो जिले के अखबार कहे जाते हैं किसी तरह की खबरें भर दी जाती हैं, हमने उनमें सिर्फ ये तय किया, हमने अपने मैनेजमेंट से कहा कि आप सारी स्कीमें विड्रॉ कर लीजिए। बिहार में एक्सपेरिमेंट किया, सारी स्कीमें विड्रॉ कर लीजिए जिलों से, और हम देखना चाहते हैं क्या हम बेहतर कंटेंट देकर अपना सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। और हमने सिर्फ 3-4 महीने का टाइम मांगा। उस दौरान हमने सिर्फ ये तय किया कि किस पेज पर क्या खबरें नहीं जाएंगी। अब उसके बाद 6 महीने के बाद जो स्थिति आई, हमारा सर्कुलेशन 50,000 के आसपास बढ़ा हुआ था बिना एक पैसा खर्च किए। तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि अगर हम अच्छा कंटेंट देंगे तो उसके रीडर नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हम, चूंकि हमारे इंटरेस्ट अलग अलग तरह के हैं, हमारे मैनेजमेंट के कहने का मतलब, या हमारे एडिटर्स भी जो होते होंगे उनके भी इंटरेस्ट होते होंगे, तो वो जो इंटरेस्ट है उनके चलते उन पर इस तरह का मुलम्मा चढ़ाया जाता है कि रीडर ऐसा चाहता है। और ये मेरा अनुभव है। मुझे याद, जैसे आशुतोष जी ने कहा कि राजनीति की खबरें बहुत छपती, लेट 90s में और 2000 जब शुरू हुआ था, उसके अर्ली 2000 से 2010 तक आप मान लीजिए, न्यूज रूम्स में ये लगातार चला कि राजनीति पढ़ता कौन। राजनीति पहले पेज से, प्रधानमंत्री के जो भाषण अभी पहले पेज पर छपते हैं, प्रधानमंत्री के भाषण 12 नंबर पेज पर छपते थे। राष्ट्रपति का भाषण जो पहले पेज पर छपता है अब, वो पहले सिंगल कॉलम में कहीं खत्म किया जाता था कि राजनीति पढ़ता कौन है। लेकिन आज मेरी समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट तय करते थे कि किसी से कोई पंगा ना हो पाए, इसलिए राजनीति से दूर रहो, और इस तरह की बात की जाती थी। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत घालमेल है उनमें, उनको समझने की जरूरत है। लेकिन जो इशू है, जो इशू मैं उठाना चाह रहा था इस खबर के जरिए, वो इशू ये है कि इस आम आदमी की खबर में किसी पॉलिटिकल पार्टी, अगर इसे ऐसे देखें, तमिलनाडु की खबर है, जहां पर ना तो जो सत्तारूढ़ दल है उसका कोई बहुत वो है, और ना जो विपक्षी हैं उनका कोई बहुत, जो प्रमुख विपक्षी दल है कि भाई उनकी तारीफ हो जाएगी तो कोई नाराज हो जाएगा या वो नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद ये खबर क्यों नहीं आई, सवाल ये। और वो 12 नंबर 14 नंबर पेज पर भी क्यों नहीं आई। हम पहले पेज की बात नहीं कर रहे, हम ये छापते रहते हैं कि गुजरात के किसी, भड़ूच के किसी गांव में एक ने आत्महत्या कर ली, वो खबर हम छाप देते हैं। उत्तर प्रदेश के एक उसने, और झारखंड में बैठा हुआ हूँ, मिल जाएंगे आपको खबरें इस तरह की जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश का हो सकता, मैं उससे कनेक्टेड महसूस करता हूँ, झारखंड का कोई व्यक्ति उससे कनेक्टेड महसूस नहीं करता हो, और उनका कोई मतलब भी नहीं होता है। तो ये खबरें क्यों नहीं आती? मेरा सवाल ये है, जो मैं आलोक जी से भी मतलब बात करना चाह रहा था, और आशुतोष जी आए तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस पर एक अच्छी चर्चा हो जाएगी और कुछ चीजें शायद निकल के आए। नहीं, और इसके साथ एक दूसरा भी आपने मुद्दा उठाया था राजन, कि हमारी बातचीत से जिससे कार्यक्रम निकला है, आप एक और खबर लेकर आए थे कि इस खबर पर भी चर्चा होनी चाहिए। जी, और खबर कौन सी? दूसरी खबर आप ही बताइए। आपने कहा था कि एक और चीज है जिस पे मुझे बात करनी है। नहीं, उस पर मैंने अभी वीडियो बनाया है और उसको डालूंगा मैं। वो ये है कि प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में जो 125 दिन का रोजगार अभियान शुरू किया, और उसमें जिस तरह से उन्होंने अमेरिका का उदाहरण दिया और इटली, फ्रांस और स्पेन, ब्रिटेन का उदाहरण दिया कि वहां की आबादी, उत्तर प्रदेश की आबादी कुल मिलाकर के बराबर है, 24 करोड़ है, और वहां इतने लोगों की मौत हो गई। फिर उन्होंने अमेरिका में बताया कि 1,25,000 लोगों की मौत हो गई, और देखिए उत्तर प्रदेश में अगर उसी रेशियो में देखें तो 85,000 लोगों की मौत होनी चाहिए। तो योगी जी ने इतने ढंग से चीजों को मैनेज किया है कि 600 या कुछ, उन्होंने 500 बोली थी, 550, लेकिन जो शाम को 8 बजे देखा था 600 कुछ मौतें उत्तर प्रदेश में थी। तो वाकई ये फिगर बहुत कम है, ये बिल्कुल सही बात है। मेरे दिमाग में ये आया कि आइए हम ये देखें, टॉप 10 मौतों के मामले, कोरोना मौतों के मामले में टॉप 10 जो स्टेट हैं अपने यहाँ, उन्होंने अमेरिका के मुकाबले कैसा किया है। तो मैंने अमेरिका का डेथ परसेंटेज निकाला आबादी के हिसाब से, और फिर महाराष्ट्र और गुजरात, दिल्ली, सबका निकाला। तो उसमें हमने देखा कि सारे राज्यों ने हमारे सर्वश्रेष्ठ काम किया है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। और तो और, मैं योगी जी से ज्यादा बेहतर काम तो हेमंत सोरेन ने किया है और भूपेश बघेल ने किया है, जिनके यहाँ 12-12 डेथ्स हुई हैं सिर्फ।
तो अगर उस गणित को अपन लाएं तो उस गणित के हिसाब से तो पूरे देश में बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन एक डेटा और मैं आपको इसमें इसी रेफरेंस में शेयर करना चाहूंगा जो मैंने निकाला है। वो डेटा ये है कि अनलॉक के दौरान, मतलब जो लॉकडाउन हुआ 68 दिनों का, उस दौरान हमारे देश में 1,90,077 कोरोना पॉजिटिव केसेज आए और मौतें हुई 5,404 68 दिनों। अनलॉक 1 है जो, जिसके 25 दिन कल पूरे हुए, 1 जून से शुरू हुआ था। 25 दिनों में 3,05,31 नए केसेज आए और 9,903 लोगों की मौत। अब हम इस पर कहते रहे साहब अमेरिका के मुकाबले बड़ा बहुत अच्छा है और बहुत योगी जी को करें और सबको करें, लेकिन असलियत ये है कि जैसे जैसे टेस्टिंग हमारे यहाँ बढ़ रही है, जो हम पहले मौतों का आंकड़ा देते थे और मृत्युदर बताते थे कि भाई मृत्युदर हमारे यहाँ 2.8% है, जितने कोरोना केसेज हैं उसका, या 2.5% है, तो 68 जो डेज थे उनमें तो 2.8% आई, लेकिन ये जो 25 दिन है, इन 25 दिनों में 3.3% है, जो दुनिया के एवरेज से भी ज्यादा है और अमेरिका के एवरेज से भी ज्यादा है। तो ये जो आंकड़े भी हैं, आप एक इसमें, अब आपने मतलब इस आंकड़े में एक नहीं अनेक छेद निकाल लिए ढूंढ के। मुझे तो एक सीधी सी बात दिखी, मैंने जो देखा कि यूं लगता है कि प्रधानमंत्री सीधे बात कर रहे हैं। गांव में एक आदमी से उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, भाई क्या करते हो, कहाँ थे, वहाँ कितना कमाते थे। तो एक सज्जन ने बताया कि मैं अहमदाबाद के पास कहीं काम करता था स्टील की कारखाने में, और अब यहाँ आया हूँ, यहाँ मैंने भैंस खरीद ली है, बैंक ने मुझे लोन दे दिया है, रोज के 365 रुपए कमाता हूँ। और वहाँ कितना कमाते थे, तो वहाँ 8,000 रुपए कमाते थे। इससे दिखता है कि इस आदमी की तो अब जिंदगी बन गई, अब ये लौट के जीवन में कभी नहीं जाएगा। आलोक जी इसमें क्या सच्चाई है आप याद करिए। लेकिन अब अगर देखता क्या है कि एक एक आदमी वो दिख रहा है कि पीछे बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, ये मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बात हो रही है, तो ये वही लोग हैं जिनको लोन मिल चुका है। मैंने खुद एक बहुत छोटा सैंपल सर्वे, मैंने कुछ लोगों से बात की जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वो उत्तर प्रदेश गए हैं अपने अपने गांव, मुंबई से। पूछा भाई क्या हो रहा है, उन्होंने बताया साहब बहुत बुरा हाल है, जीना हराम है, खाने को नहीं मिल रहा है और हम सब वापस आने के लिए तैयार बैठे हैं। दिक्कत यह है कि गाड़ियां नहीं चल रही हैं अब, क्योंकि ट्रेन नहीं मिल रही है लौटने के लिए, तो आने के लिए क्या फिर उन्हें वैसे ही पैदल आना होगा जैसे वो जाते समय पैदल गए थे। बहुत सारे लोग यहाँ से ऑटो रिक्शा लेके गए हैं, आपको पता होगा, अपनी टैक्सी और अपने ऑटो रिक्शा। तो वो ऑटो रिक्शा वाले अनेक लोग तो वापस का रास्ता पकड़ चुके हैं, यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ महाराष्ट्र सरकार ने खुद आंकड़ा जारी किया है कि हजारों लोग यहाँ वापस आ चुके हैं। ऐसे अन्य शहरों में भी आ रहे हैं। वजह उनका कहना है कि वहाँ कोई काम, जब पूछा कि भाई इतना व्यवस्था हो रही है, योगी जी ने वहाँ खाने का इंतजाम कर दिया है और रोजगार भी दे रहे हैं, तो कह रहे हैं वापस नहीं जाना है। कहा साहब कागज में तो सब कुछ मिलता है, यहाँ जमीन पे मिल रहा हो तो बताएं। आप तस्वीर को दोनों तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? क्योंकि मैंने देश के सबसे बड़े टेलीविजन चैनलों पर ये प्रोग्राम तो लाइव देखा, लेकिन उसके साथ की तस्वीर कहीं मुझे दिख रही हो ऐसा लगता नहीं। आप सपोज टेलीविजन चैनलों पे बैठते हैं तो आपको कहीं ये नज़ारा देखने को मिला कि वो लोग जो वापस आ रहे हैं उनकी क्या हालत? टीवी तो वैसे हालों ईमानदारी से बताओ कि मैं न्यूज़ के लिए देखता ही नहीं। मुझे अगर टीवी चैनल पर करना बैठना हो तो शायद मैं टीवी खोलता ही नहीं हूँ। और आजकल मैं बहुत आराम से पिछले एक हफ्ते से मैं हाउस ऑफ कार्ड्स देख रहा हूँ। जो मजा वहाँ मिल रहा है यहाँ है। तो आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिनके लिए चैनल न्यूज सोर्स का कोई जरिया नहीं है, वो जरिया एंटरटेनमेंट। लेकिन जो बात राजन जी कह रहे हैं, दरअसल मैं राजन जी की राय से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते हुए उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। जोड़ना ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति बहुत अच्छी है। कोरोना की 600 लोगों की मौत हुई है, तो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की दुनिया का सबसे अच्छा प्रदेश, सबसे अच्छी तरीके से कोरोना को हैंडल किया है। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो राज्य हैं जहां कोरोना की टेस्टिंग शायद हिंदुस्तान को छोड़िए बहुत कम हुई।
लगभग नहीं हो रही टेस्टिंग। हम्म अभी पिछले दिनों कल का आंकड़ा आता है और कल का आंकड़ा ये कहता है कि दिल्ली जो है बॉम्बे से आगे निकल गया है और उसके आधार पर तस्वीर प्रिंट की जा रही है कि दिल्ली जो है वो अब कोरोना का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है और अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि पिछले हफ्ते दिल्ली में प्रतिदिन 3000 टेस्टिंग हो रही। पहले कितने होते? 4000 4500 टेस्टिंग होती थी। तो जब आपने 20,000 टेस्ट करना शुरू कर दी तो ऑटोमेटिकली आपके फिगर शानदार बढ़ गए। बॉम्बे में आज की तारीख में अभी भी 4000 4500 टेस्ट होती, तो बॉम्बे ऑटोमेटिकली पीछे है। लेकिन अगर बॉम्बे की अगर आप डेथ रेट देखेंगे और जो क्या कहते हैं वो बीमारी से स्वस्थ होने की स्थिति को देखेंगे तो उसमें वो दिल्ली से पीछे है। तो मैं तो ये कहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से अगर आप प्रतिदिन अगर आप 1 लाख अगर आप टेस्ट करना शुरू करें तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा भयानक स्थिति कहीं नजर ही नहीं आएगी। और जहां तक मृत्यु दर की बात है, देखिए अमेरिका में स्थिति भयानक क्यों दिखाई पड़ रही है? वहां एक चीज का हिसाब है, वहां पे टेस्टिंग भी हो रही है, वहां पे सब चीजों का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, सब चीजों का वो हिंदुस्तान की तरीके से पर झाला नहीं हो सकता, वाली नहीं हो सकती। तो इसलिए वहां पे डेटा, वहां का जो डेटा है वो ऑथेंटिक डेटा है। हिंदुस्तान का जो डेटा है वो ऑथेंटिक डेटा नहीं है। तो फिगर्स आज की तारीख में आ रहे कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा हो सकती है अगर आप इसी टेस्टिंग को अगर आप दुगना तिगुना बढ़ा दे। अगर आप दिल्ली के अंदर 4000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया तो वो हिंदुस्तान का सबसे खराब स्टेट हो गया। और अगर बॉम्बे तो नहीं है तो वहां पर स्थिति की तरह बनी हुई। तो इसमें इस मुकाबले में हम ना रहे। डेटा के लेवल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आंकड़े जो दिख रहे हैं जिसके आधार पर पीठ ठोकी जा रही है वो दरअसल इतना भरोसेमंद और इतना आश्वस्त करने वाले आंकड़े जोड़ना चाहूंगा आपके पास आ रहा हूँ इस पर, इसीलिए मैं आपके पास इसको लेकर आ रहा हूँ कि ये जो समस्या है ये तो पूरे भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी कहा जा रहा है कि वहां भी टेस्टिंग 100% टेस्टिंग तो कहीं नहीं हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ जो हाल है वो ये भी है। मैंने कल एक स्टेटस देखा अपने एक मित्र का, और भरोसेमंद मित्र हैं इसलिए कोट कर रहा हूं, कि उनके परिवार में 6 लोगों का परिवार है, वो पति पत्नी बच्चे और माता पिता, ये 6 लोग हैं। उसमें उन्होंने पाया ये सब जैसे हम लोग सब रह रहे हैं आजकल, अपने को लॉकडाउन में रख के एहतियात बरतते हुए रह रहे थे, लेकिन वो माता पिता को बुखार आया, उसके बाद वो बुखार तेज हो गया। जब ये बुखार तेज हुआ तो उन्होंने अपने को कमरे में बंद कर लिया और कहा बाकी परिवार अब दूर रहे हमसे और हमारा टेस्टिंग वगैरह की व्यवस्था कराओ। ये टेस्टिंग की व्यवस्था करने की कोशिश करते रहे, वो टेस्टिंग तो हुई नहीं। डॉक्टर ने कुछ इलाज बताया, कहा नहीं है कोरोना नहीं है, आप इसकी चिंता न करें, आप ये दवा खाएं। फिर भी इनका मन खटक रहा था, नहीं माने तो आगे बढ़े। तीसरे दिन पति पत्नी को भी बुखार आ गया और वो बुखार भी तेज होना शुरू हो गया। हुआ ये 5-6 दिन के अंदर सबको बुखार आ चुका था, तेज हो गया था, और डॉक्टर कहने लगे थे कि ये जो लक्षण है ये कोरोना के ही लक्षण है। टेस्टिंग हो नहीं रही थी, आखिरी दिन तक टेस्ट नहीं हुआ है। उनको वो टेस्टिंग के लिए गए, वहां कहा गया आज जो टेस्ट करने वाला अस्पताल में वो है नहीं, आज नहीं हो पाएगा। 7वें दिन के आसपास दशा ये हुई है कि उनका बुखार उतरना शुरू हो गया अपने आप। जो दोनों बुजुर्गवार थे उनके बुखार उतर आए, वो नॉर्मल की तरफ बढ़ गया। इसके बाद इनका भी बुखार उतरा, परिवार में धीरे धीरे सब ठीक हो गए। लक्षण पूरी तरह कोरोना के थे, टेस्ट नहीं हुआ है, बाद में एंटीबॉडी टेस्ट होगा तो पता चलेगा कि कोरोना था या नहीं था, क्या उनके अंदर कोरोना एंटीबॉडीज डेवलप हो गई। एक उदाहरण है ये, ऐसे अनेक उदाहरण हैं इस देश में जिनमें लोगों को हुआ वो ठीक हो गए। गांव में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां लोगों को कोरोना हुआ, वो कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई, लेकिन न कोई टेस्टिंग हुई, न कोई जांच हुई, न आंकड़े में दर्ज हुआ। जैसे जिस परिवार की मैं बात कर रहा हूं, ये परिवार कहीं किसी रजिस्टर पर नहीं चढ़ा होगा कि ये कोरोना से पीड़ित थे और फिर ये ठीक हो गए। इसी तरह जो बहुत जगह मौत हो रही हैं, वो मौत कोरोना से पीड़ित लोग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं,
आप कह नहीं सकते हैं। तो अब राजन आपके पास आता हूं, जो बात आप जोड़ना चाह रहे थे वो इससे आगे बढ़ते। मैं आशुतोष जी की बात में जोड़ना चाह रहा था कि जो टेस्टिंग की बात है उसमें मैं डेटा एक देना चाह रहा था, और उस डेटा से बहुत साफ होता है जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है कैसे हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के 68 दिनों में अपने देश में कुल मिला के 38,14,513 टेस्ट हुए, और इस समय जो पॉजिटिव आने का जो रेशियो था वो 5%, और अनलॉक 1 में 29,29,021 टेस्ट हुए 25 तारीख तक, मतलब कल तक, और इसमें जो रेशियो था वो था 7.62%। तो इससे ही बहुत साफ होता है कि जैसे जैसे टेस्ट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कोरोना पॉजिटिव केसेस भी बढ़ रहे हैं। और जो आप बात कह रहे थे, आप तो छोटी जगह या ऐसे बता रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में नहीं हुआ ऐसा या किसी अस्पताल में ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको पटना एम्स का उदाहरण बताता हूँ कि अप्रैल के पहले हफ्ते में जब बहुत ज्यादा डर था पूरे देश में और सब जगह और भयानक लॉकडाउन था, उस समय हमारे एक मित्र हैं, उनकी बहन को बुखार आया और उनको लगा कि टेस्ट कराना चाहिए, तो पूरा घर साथ मिलकर के अपनी गाड़ी से वो एम्स पहुंचे, और एम्स में बुखार भी आ रहा था, छींक भी आ रही थी, नाक भी बह रही, मतलब बहुत सारे लक्षण उस तरह के थे, तो डरे हुए थे। और वहां पहुंचकर डॉक्टर्स ने कहा अरे कुछ नहीं है और कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है, आप ले जाइए और जो दवा खिला रहे हो खिलाइए, क्लोसिन वगैरह खिला के ठीक कर लीजिए। अब वो लोग वहां टेस्ट करने को तैयार ही नहीं हुए, वो लोग लौट आए वहां से, हालांकि उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई, लोग ठीक हो गए, लेकिन बहुत दिनों तक, अगले 15 दिन तक पूरा परिवार डर में रहा कि क्या होना है, पता नहीं क्या होगा। उसमें एक दो लोगों को और जुकाम हुआ, खांसी हुई, लेकिन वो ठीक हो गए। तो ये चीजें सब जगह हो रही है। और दूसरा क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जिनको खांसी जुकाम या उस तरह के लक्षण होते हैं वो बताते ही नहीं है, और इस डर से कि बहुत सारे दूसरी तरह की दिक्कतें हैं कि जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, उसमें क्या होगा, इस वजह से भी लोग नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उससे निपटने का कोई दूसरा तरीका, मतलब ऐसी स्थितियों में निपटने का बिल्कुल किनारे कर दिया जाए। जैसे आपने देखा होगा उस दौरान डॉक्टर को घर में नहीं घुसने दिया गया, या अपार्टमेंट में किसी के यहाँ कुछ ऐसा मामला हो गया तो सारे लोगों ने उनको मिलकर बाहर कर दिया। ऐसी स्थितियों के चलते भी बहुत सारे केसेस सामने नहीं आए। और मुझे जो मैं डेटा में थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, इसलिए डेटा जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मौतों का आंकड़े की बात कर रहा था, दुनिया का जो आंकड़ा है 3.31% है। इसमें जितने कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें जितनी मौतें हुई, अपने देश में 3.3%, और अमेरिका में जो आंकड़ा है 2.87%, अपने यहाँ 3.33%। और जब हम कहते हैं कि हमारा देश सबसे आगे है, तो मैं आपको एक आंकड़ा रूस का भी बताना चाहूंगा, हालांकि वहां के डेटा को लेकर के उसी तरह सवाल उठते हैं आंकड़ों को लेकर के जैसे अपने भारत में भी उठते हैं। वहां 1.84% रेशियो। तो ये जो एक भ्रम की स्थिति एक बनाई जा रही है। और दूसरी बात ये कि स्वास्थ्य मंत्रालय में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, उनको जो डेटा फेवरेबल लगता है वो डेटा देते हैं। कभी वो बताते हैं कंपाउंडेड एवरेज या कंपाउंडेड ग्रोथ रेट, कभी वो बताने लगते हैं डेथ रेट, कभी वो बताने लगते हैं डबलिंग रेट, कोई एक चीज लेकर के कभी वो चलते ही नहीं। और उसमें भी खास बात ये है कि जो आत्मनिर्भर भारत की बात करने वाले हमारी सरकार है, और जो लोकल के लिए वोकल होने की बात करती है, उसने इस डेटा एनालिसिस और इस सब के लिए एक मल्टीनेशनल कंपनी को हायर कर रखा है, जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को, बीसीजी, और वो लोग ये डेटा देते हैं। तो आप सोचिए मतलब किस तरह का चीजें चल रही हैं इस इतनी गंभीर मामले में। इतना गंभीर मामला है ये, और आने वाले दिनों में बहुत भयावह स्थिति होने जा रही है। मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में हमारे यहाँ जो नंबर्स होंगे कोरोना पॉजिटिव केसेस के, वो नंबर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ अमेरिका के बराबर होंगे, लेकिन उसके बाद हम ही लोग होंगे। जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, आप देखिए अभी भी डेली केसेस में हम तीसरे नंबर पे हैं। अमेरिका ब्राजील के बाद भारत का ही नंबर है।
और हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका का क्या है, एक स्टेबल दिखाई, बीच में थोड़ा स्पाइक हो जाता है, लेकिन अमूमन 20-25 हजार पे दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लगातार ग्रोथ पे है, बहुत मतलब टेंजेंशियल, इसलिए बड़ी खतरनाक स्थितियां हैं। ये बात सही कह रहे हैं आप, और ये पूछ भी रहे हैं विकास शिवानकर जी ने पूछा कि कोरोना को लेकर आप लोगों का क्या इनपुट है फ्यूचर में, आप लोग मीडिया से हैं, जानकारी दें। तो ये देखिए, इसमें मीडिया से होने की वजह से जानकारी तो क्या देंगे हम, क्योंकि कोई जो बात बता नहीं रहे हैं। लेकिन जो राजन अभी कह रहे हैं, और ये बात मुझे भी लगती है, आप खुद भी अपने आसपास देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, ये बीमारी इसका जो स्वरूप है वो इतना खतरनाक है, जिस अंदाज में ये फैलती है कि ये इतनी जल्दी काबू हो जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। अमेरिका में सेकेंड वेव आ रही है, भारत में भी ये बार बार कहा गया है कि यहाँ एक दूसरी वेव आ सकती है, यानी दोबारा ये बढ़ सकता है। अभी तो पहली वेव यहाँ नहीं पूरी हुई है, अभी पहली वेव पीक हुई कि नहीं, इस पर अभी प्रश्न है। 2 दिन पहले मुंबई में कहा गया कि साहब ऐसा लगता है कि अब हम पीक पे पहुंच चुके हैं, अब उससे नीचे आ रहे हैं। उसके अगले दिन अचानक नंबर फिर तेजी से बढ़ गया। तो ऐसा, इसलिए ये अभी हम बहुत ही भारी अनिश्चित स्थिति में हैं। और ऊपर से हम अमेरिका से 4 गुना हमारी पॉपुलेशन, मानसी जैन कह रही हैं, सही कह रही हैं कि अमेरिका से 4 गुना पॉपुलेशन है हमारे देश की। तो अगर हम 4 गुना पॉपुलेशन लेकर आ रहे हैं, बैठे हैं, तो संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी संक्रमित लोगों की, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ इस बात से कि संक्रमित लोगों से की संख्या बढ़ जाएगी, ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये है कि जो संक्रमित हो जाते हैं उनमें से कितने ठीक हो जाएंगे। और ये इसमें कई प्रकार की अवधारणाएं हैं, कई विचार हैं। कुछ भगवान पे भरोसा रखने वाले लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा है। मैं कहता हूँ चलिए भगवान की कृपा हो, बहुत अच्छा रहे। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, संभव है। और दूसरा राजन, क्योंकि आप आर्थिक विषयों पे भी आपकी नजर रहती है, एक प्रश्न और बहुत गर्म प्रश्न है इस वक्त, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं भाई पूछ के बताइए, ये जो बॉयकॉट चाइना का मसला उठा है और अब इसमें नए पेंच आ गए हैं। शुरू में तो ये हुआ कि साहब ये मेक इन इंडिया करिए, आत्मनिर्भर बनिए, ठीक है। फिर हो गया चीन का बॉयकॉट करिए। अभी हमने देखा साहब चाइनीज फूड हिनीज फूड हो गया है। वो कुछ चाइना सेंटर था, उसको सी मिटा दिया, उसका वो हिना सेंटर हो गया, और चाइनीज फूड का भी सी मिटा दिया, वो हिनीज फूड हो गया है। तो बेचारा ठेले वाला क्या करे उसको तो वही बेचना आता है, अब वो उसे किसी और नाम से बेचने के प्रयास में लग गया है। लेकिन जो लोग पूछ रहे हैं कि जब हम ये जो चाइना का बॉयकॉट का सवाल उठा रहे हैं, ये चाइना का बॉयकॉट की राजनीति के साथ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लोगों में जोश बढ़ने के लिए, जैसे हम चीन की सेना से भारत की सेना की तुलना कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अमेरिकी फौज चीन के चारों तरफ कहाँ कहाँ घेरा डाल चुकी है, कहाँ कहाँ डालने वाली है, उसी तरह हम इसको बैन कर देंगे, चाइना को बॉयकॉट कर देंगे। और मुझे बहुत खराब बात लगी, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के कुछ होटल रेस्टोरेंट में बोर्ड लग गया कि चाइनीज नॉट वेलकम। ये निहायत ही गलीज हरकत है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आपकी किसी सरकार से लड़ाई है, झगड़ा है, यहाँ भारत में जो चाइनीज है आज की तारीख में, वो यहाँ कुछ तो बरसों से रह रहे हैं, हमारे पैदा होने से पहले से हमारे शहरों में चाइनीज लोग रहे हैं, बसे हुए हैं। दूसरा, अगर चीन से आया हुआ आदमी भी है, वो भारत में है, उसकी तो इज्जत के साथ उतना सत्कार तो सीखिए, अतिथि देवो भव जिसको कहते हैं राजन। लेकिन ये जो बॉयकॉट चाइना है, ये कितनी दूर तक जा सकता है? देखिए, मुझे इसमें बहुत सारे पोल नजर आते हैं, मतलब पोला नजर आता है मामला। पहली बात तो ये है कि जब आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं कि हम मेड इन इंडिया रखें, तो जो ओप्पो जो चाइनीज फोन है वो मेड इन इंडिया है, जो A1 या कुछ चाइनीज फोन है वो मेड इन इंडिया है, वन प्लस, और एक और वीवो, वो मेड इन इंडिया है। तो पहले तो आप ये देखिए कि कैसे तय करेंगे कौन सी चीज चाइनीज है, कौन सी नहीं है। और जो ये कहानी चलाई जा रही है, सरकार एक झटके में बंद कर दे यार हर चीज का चाइना से, तो सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें पेच ये है कि हमारी इकोनॉमी
चाइना के आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। हमारी ड्रग इंडस्ट्री 80% उसका जो एपीआई बोलते हैं उसे, जो कच्चा माल उसका होता है, 80% चाइना से आता है। और चाइना के, मैं अखबार पढ़ रहा था, उन्होंने चैलेंज एक तरह से कर रहे थे कि जब कोई दूसरा बनाता ही नहीं तो आप लाएंगे कहां से। जैसे एक वही चैलेंज है, और दूसरा चैलेंज ये भी है कि भारत से भी चीन को जो सामान जाता है उधर से उन्होंने भी रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू कर दिए हैं। दोनों तरफ एक तरह की बीमारी पैदा हो गई है। आप नहीं, अगर इसमें भी समझने की बात यह है कि हम उनके कितने बड़े ट्रेड पार्टनर हैं ये देखना चाहिए, और चाइना हमारा कितना बड़ा ट्रेड पार्टनर है ये देखना चाहिए। हम उनके यहाँ जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 12वें नंबर पे आते हैं चाइना की लिस्ट में, जो चाइना को जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब चाइना जिनसे इंपोर्ट करता है। और हम जिनसे इंपोर्ट करते हैं उसमें चाइना पहले या दूसरे नंबर, अगर ऑयल हटा दीजिए तो पहले नंबर पे आएगा। पहले नंबर पे चाइना आता है, जिससे हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। और हम कैसे इन चीजों को, इसके अलावा आप जैसे महिंद्रा है, इससे जुड़ा हुआ सवाल देखिए, ये ठीक बात है। आपने भी कहा कि राजनीति पे ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये राजनीति आ गई है आशुतोष। जो इस वक्त चल रहा है मुद्दा, और सबसे गर्म मुद्दा है, आप चीन पे भी बहुत नजर रखते हैं और कांग्रेस पे भी आपकी बड़ी मेहरबानी रही है। कांग्रेस के खिलाफ जो अन्ना आंदोलन चल रहा था उसकी आपने जमकर कवरेज की, और अंत में आप उसी अन्ना आंदोलन के साथ शामिल हो गए आम आदमी पार्टी में। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने चीन से कोई समझौता किया, चीन से उन्हें पैसा मिला, और उसके बदले कांग्रेस पार्टी ने चीन को भारत ने बहुत व्यापार फैलाने का मौका दिया। ये जो पॉलिटिक्स चल रही है ये क्या है? दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के भी अनेक नेताओं को ट्रेनिंग दी है। ये क्या है? थोड़ा अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो समझा दें, नहीं आता है तो बता दें। देखिए आलोक जी, दो चीजें। कल मैं एक टीवी चैनल पे था, नाम नहीं लूंगा उससे, तो यही स्टोरी थी। तो मैंने एंकर महोदया से पूछा कि भाई क्या ये भ्रष्टाचार है? बोले नहीं, ये भ्रष्टाचार नहीं है। मैंने कहा जब भ्रष्टाचार नहीं है तो फिर अब इसे बहस क्या करें? देखिए ये जो पूरा ये कांग्रेस पार्टी पे जो पूरा आरोप लग रहा है, इस आरोप की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जिस दिन अखबारों के अंदर और टीवी चैनल्स के ऊपर आई कि दरअसल चीन के सैनिक दोबारा जो गालवान घाटी का पेट्रोल पॉइंट 14 है, जहां पे कैंप पहले लगा था, वहां उन्होंने बड़ा कैंप लगा दिया है, मिलिट्री कैंप लगा दिया, चारों तरफ उन्होंने अपना आस्था इकट्ठा कर दिया है और दोबारा आके बैठ गए हैं, जहां पे भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। उसी दिन आपको अगर ध्यान होगा तो उसी दिन एक दूसरी खबर थी। वो खबर ये थी कि देप्सांग में 4 पॉइंट हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, पेट्रोलिंग पॉइंट 11, पेट्रोलिंग पॉइंट 12, पेट्रोलिंग पॉइंट 13। ये चारों इलाकों पे वो कब्जा करके बैठ गए हैं। इसके अलावा जो हॉट स्प्रिंग का इलाका है, वहां पे वो पहले से ही मौजूद है, वहां से निकाले ही नहीं गए कभी। पहले क्या था, काराकोरम बेस को जो ये ओल्डी वाली सड़क जा रही थी, इसको सिर्फ गालवान घाटी से वो डोमिनेट कर रहे थे। अब उन्होंने देप्सोंग के तरफ से भी उसको डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। ये जो आप बता रहे हैं, आप जो कहानी बता रहे हैं, ये मैं आजकल टेलीविजन चैनलों पे भी बीच बीच में देख रहा हूँ, मैं भारी कंफ्यूज हो चुका हूँ भयानक तरीके से। ऐसे ऐसे शब्द और ऐसे ऐसे नाम इस्तेमाल हो रहे हैं, फिंगर 4, फिंगर 8, वो पता नहीं उंगलियों का क्या काम हो रहा है सीमा पे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और पैंगोंग लेक है, और राजेंद्र तो उधर रहे हैं, मैं गया हूं, पैंगोंग लेक गया हूं मैं इसके पीछे की पॉलिटिक्स आपको बता रहा हूं। तो दरअसल जो खतरा 15 जून के पहले था, खतरा आज की तारीख में उससे ज्यादा बढ़ गया है। और तब बढ़ गया है जब लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की बीच की बातचीत हो रही, विदेश मंत्री दोनों बातचीत कर रहे थे। डिबेट उधर न है, अगर उस पर चर्चा होगी तो दिक्कत हो जाएगी सरकार। इसलिए ये सारी खबरें आराम से प्लान की जा रही है, और कि कांग्रेस से देशद्रोही कोई नहीं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोई नहीं है, सवाल नहीं कर रहे। ये जो आशुतोष कह रहे हैं, और वो उनकी आवाज क्योंकि अटक रही है, राजेंद्र आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप इस बात को थोड़ा सा, इसको थोड़ा और खुलिए। ये जो कहा जा रहा है कि ये यहाँ से ध्यान भटकाने के लिए, चीन से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पर, उधर कहा जा रहा है चीन कोरोना से ध्यान भटकाने के लिए भारत के साथ ये हरकत कर रहा है। और यहाँ भी कहा जा रहा था
कि कोरोना की हरकत, कोरोना से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार चीन का मुद्दा उठा रही है। कौन किस चीज से ध्यान भटका रहा है? और ऐसे में फिर बुनियादी सवाल, वो आम आदमी कहाँ गया? मेरी और आपकी जेब का सवाल, हमारे पेट्रोल का सवाल, कोई पूछने कोई नहीं। देखिए, जब से कोरोना का संकट शुरू हुआ है और चीन ने सबसे पहले उस पर काबू पाया, इसे कोई माने या ना माने, लेकिन चीन से जो खबरें आती हैं उनमें तो ये चीज दिखाई देती है। और उनके यहाँ जनजीवन सामान्य चल रहा है, जनजीवन सामान्य चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने एक लेवल का कंट्रोल कर लिया है कोरोना पर। और उसी समय ये बातें उठने लगी थी कि अब इस कोरोना की वजह से जिस तरह से अमेरिका बिहेव कर रहा था और जिस तरह से यूरोपीय देश जो है बिहेव कर रहे थे, उससे उस समय ही बातें उठने लगी थी जो वर्ल्ड ऑर्डर है इस दौरान ही इसमें एक बड़ा शिफ्ट आने की तैयारी दिख रही है। और ये बात फरवरी में हो रही थी और वो चीजें सामने आनी शुरू हो गई। उसमें भारत के साथ जो मामला है, पहली बात जो मुझे समझ में आता है, जो मेरे कोई सोर्सेज नहीं है, लेकिन मीडिया में जो चीजें आती हैं, वो चाहे चाइनीज मीडिया हो, चाहे यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, और अपने यहाँ का मीडिया, इसमें जो चीजें आती हैं उनसे ये समझ में आता है कि चाइना इसके जरिए यूएस को टेस्ट कर रहा है और इंडिया को भी टेस्ट कर रहा है। दूसरी प्लस पॉइंट चाइना जो सोच के चल रहा है वो ये चल रहा है कि ये इलाका ऐसा है जिसमें ना तो ईयू का कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो सकता है और ना अमेरिका का कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो सकता है। तो एक लेवल से आगे जाकर के वो इसको सपोर्ट शायद ही करे। नहीं, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट तो चीन के कमजोर या मजबूत होने में है। नहीं, लेकिन अगर वो चीजें उस लेवल पर पहुंच जाएंगी, नहीं, वो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर चीजें एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएं जहां से आगे जाने में कोई फायदा ना हो, तो हमें नहीं लगता कि अमेरिका बहुत इस पर हमारे साथ खड़ा होगा। और ये बात शायद भारत में जो चीजें सोच समझ रहे हैं और जो नीति बना रहे हैं वो लोग भी समझते हैं। और यही वजह है कि अमेरिका पे बहुत डिपेंडेंसी नहीं दिख रही, बहुत सारी गड़बड़ियों के बावजूद। दूसरी बात ये जो मैं कहना चाह रहा था कि जो ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस की बात जो कही जा रही है और उस समय जो फोटो खुद चलाया गया और वीडियो चलाया गया, तो मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से उस समय मनमोहन सिंह की जगह सोनिया गांधी को निमंत्रित नहीं किया गया था। पहली बात, एमएस गिल जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह की जगह वहां गए थे और वीवीआईपी ट्रीटमेंट एमएस गिल को मिला था, सोनिया गांधी को नहीं मिला था। ये ऑन रिकॉर्ड है चीजें। और जिसमें राष्ट्राध्यक्ष बैठे थे उसमें एमएस गिल बैठे थे, ना कि सोनिया गांधी बैठी थी। पहली बात, मैं किसी का सपोर्ट या उस तरह करने की बात नहीं है, सफाई नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ तथ्य रख रहा हूं। दूसरी बात यह कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पिछले 20 सालों से जिन देशों के साथ उसका जो भी संबंध रहता है, व्यापारिक हो या सामरिक, जिस भी तरह के संबंध हो, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अगर वो देश डेमोक्रेटिक देश है तो वहां जो सत्ता में पार्टियां होती हैं उनसे पार्टी लेवल पर संबंध रखता है। पिछले दिनों अभी बांग्लादेश की अवामी लीग के साथ उनकी बैठक हुई और एमओयू हुआ। श्रीलंका की जो गठबंधन है उसकी 4 पार्टियां हैं, चारों के साथ उन्होंने अभी 15 या 19 जून को एक इसके जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने बैठक की। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है उससे उनका एमओयू है। तो ये कहना, और भारत की जो इस समय रूलिंग पार्टी, मेरे पास एक तस्वीर है ये 28 अगस्त 2019 की, और ये बीजिंग से है। बीजिंग में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था वहां की कम्युनिस्ट पार्टी से बातचीत करने के लिए, और उस प्रतिनिधिमंडल में अरुण सिंह जो बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे उनके अगुवाई में गया था। और इन लोगों ने आपस में बात की, जो भी, अब पता नहीं क्या समझौता किया। अब अगर उसी तरह की बात उठाई जाए कि भाई आपने क्या समझौता किया तो क्या होगा। और जो समझौता एमओयू हुआ था कांग्रेस और इसके बीच में, तो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होते हुए और उस समय जो शी जिनपिंग जो इस समय राष्ट्रपति हैं, ये सेक्रेटरी, ये उसके कुछ वर्किंग कमेटी या उसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण पद पर होते थे और उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। इनके और राहुल गांधी, इन 2 लोगों ने साइन किया।
तो इसलिए कि बराबर के दोनों पार्टी की तरफ से बराबर के लोगों ने साइन किया, इस तरह का एमओयू था। और उस एमओयू में बहुत था, मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उसे सामने रख रही है। उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें सिर्फ एक दूसरे के इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे और आपस में वो बहुत अच्छे संबंध ये करेंगे। मेरी समझ में राजन, देखिए मैं जो आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों नहीं सामने रख रही है, ये सवाल कांग्रेस पार्टी से है। ये बात लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये पैसा अगर दिया गया है तो ये क्यों भ्रष्टाचार नहीं है। मैं उन एंकर ने कह दिया आशुतोष से कि भ्रष्टाचार नहीं है। मेरा मानना है कि भारत की कोई पार्टी विदेश की किसी पार्टी से पैसा ले रही है। आप कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं है कि आप सांस्कृतिक प्रचार प्रसार के लिए कहीं से भी पैसा ले लेंगे। आप कहां से पैसा ले रहे हैं ये साफ होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने अगर पैसा लिया तो उस पर जो कार्रवाई बनती है वो की जानी चाहिए। इसमें मुझे कोई पैसा तो राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर के आ रहा है ना, कांग्रेस वो पार्टी अलग आ रहा है, वो एक अलग आ रहा है। वो आ रहा है कि प्रधानमंत्री सहायता कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दे दिया गया। मैं उस मामले पर भी कहता हूं, और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस पार्टी को पैसा मिला इस पर भी कहता हूं। इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान के प्रावधानों का अध्ययन होना चाहिए। और अगर इसमें गड़बड़ी है तो इस गड़बड़ी, मेरा प्रश्न अब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नाम के अध्यक्ष हैं क्योंकि सारे काम तो अभी भी अमित शाह ही कर रहे हैं, तो वो नड्डा जी भारत सरकार से पूछने के बजाय या भारत सरकार को रिपोर्ट करने के बजाय कि ये पार्टी एक भ्रष्ट काम में लगी है, इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, वो कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं कि तुम सफाई दो कि तुमने ये पैसा क्यों लिया और कहां लिया और कैसे लिया है। क्यों भाई, सरकार आप चला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चला रही है? इस समय कांग्रेस पार्टी बीजेपी से सवाल पूछे तो बनता है क्योंकि उसके हाथ में सरकार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपनी सरकार से क्यों नहीं कह रहे हैं कि जाके तुरंत पकड़ के लाओ, घेरे में लाओ, लोधी रोड थाने पे बंद करो या पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बंद करो और इनका इंट्रोगेशन कराओ, निकलवाओ खबर। कौन इस देश में आपको मना करने वाला है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और उसके खिलाफ आप एक्शन लेंगे तो आपको रोका जाएगा? लेकिन 6 साल हो गए सरकार चलाते हुए, रॉबर्ट वड्रा बड़े भारी भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है बताइए। और रत्नाकर यादव ने सवाल पूछ लिया जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री राहत कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दे दिया गया, बिल्कुल गलत किया गया, उसकी जांच करिए। और अगर हो सकता है किस काम के लिए दिया गया मुझे नहीं मालूम है। राजीव गांधी फाउंडेशन भी एक एनजीओ है, मांग सकता है, किसी गणित से अगर ले लिया गया तो ठीक है। लेकिन पीएम केयर्स फंड का क्या हो रहा है? पूरे देश में त्राही मची हुई है। एक पान मसाले वाले ने कोर्ट में कह दिया कि हमने तो पीएम केयर फंड में चंदा दिया है, आप हम पे कैसे बैन लगा सकते हैं। इसके बावजूद पीएम केयर फंड के बारे में किसी सवाल का जवाब देने को आप क्यों तैयार नहीं है? क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? उसके बजाय आप सवाल उठाएंगे इस पर कि तब क्या हुआ, और आज भी जवाहरलाल नेहरू पे ही सवाल उठते रहेंगे। तो अब मैं आपको वापस ले चलूंगा फिर 45 साल पहले। राजेंद्र जी, बहुत समय आपका लिया मैंने, आशुतोष कट गए हैं, लेकिन आपका आभार। लेकिन 45 साल पहले की कुछ बातें उठाता हूं, आपके सामने रखता हूं, और आप देख के बताइएगा कि वो बातें आज के दिन बिल्कुल वैसे ही लागू होती हैं कि नहीं। उससे पहले एक बार फिर आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी जयप्रकाश नारायण के भाषण से, 25 जून 1975 के भाषण से। उसी भाषण का अगला हिस्सा आपको सुनाता हूं। वो मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, और सुनिए और बताइए कि क्या वो मीडिया पर सवाल बिल्कुल जस का तस आज चस्पा नहीं हो रहा है। जयप्रकाश जी ने जो बात मैंने आपको पहले बताई उसके बाद कहा कि मित्रों, ये मजाक करने की बात नहीं है, किसी की खिल्ली उड़ाने की बात नहीं है, न किसी को बहुत जोश दिलाने की बात है। इस वक्त होश का काम है। शंका की परिस्थिति पैदा हुई है भारत में। जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई उसके बाद पहली बार ऐसा शंका का मौका आया है, और खतरा इस बात का है कि शायद हमारा लोकतंत्र बिल्कुल ही मिट जाए। देखिए, प्रचार का सब साधन, प्रसार के सब साधन शासन के हाथ में हैं। देहातों में जहां पढ़े लिखे लोग कम हैं, निरक्षर लोग हैं,
वहां भी आज रेडियो सुनने वाले लोग हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत फैला हुआ है। तो ये अगर मैं इसके बीच में रोक के कह रहा हूं, आप इसे रेडियो को मोबाइल से कन्वर्ट कर लीजिए और रेडियो को व्हाट्सएप से बदल लीजिए, तो ये बिल्कुल ऐसे ही फैला हुआ है। शायद ही कोई गांव अभागा होगा इस देश में जहां एक भी ट्रांजिस्टर नहीं होगा। हो सकता है ऐसे गांव दूर कहीं हों, आदिवासी इलाकों में, बहुत पिछड़े हुए क्षेत्रों में, लेकिन अधिकांश गांवों में ये सब क्या सुनते हैं? वही जो रेडियो सुनाता है, एकांकी झूठी बात कहते हैं। अब क्या है, जो व्हाट्सएप सुनाता है, जो फेसबुक दिखाता है। तो इसी संदर्भ में वो आगे कह रहे हैं, रेडियो इतना झूठ बोल रहा है, एक पक्षीय समाचार दे रहा है, टिप्पणियां कर रहा है, भाषण दिलवा रहा है, ये ठीक नहीं है। ये सारा काम जनता के रुपयों से होता है। कोई इंदिरा जी के पैसों से ये काम नहीं हो रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी के रुपयों से काम नहीं चलता है। ये रेडियो, इसको बंद कराना चाहिए या इन नीतियों का परिवर्तन कराना चाहिए जनता की सेवा के लिए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब इसके आगे वो जनता से पूछते हैं, जिन लोगों को वो एड्रेस कर रहे थे, उनसे उन्होंने कहा कि मैं आज आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि क्या आप एकांगी, एक पक्षीय, एक तरफा खबरें सुनते रहेंगे? आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादातर मध्य वर्ग के लोग ही आए हैं इस सभा में। इस प्रकार की बातें जो मैं कहना चाहता हूं, शायद आपसे कहने की जरूरत नहीं है। ये बातें तो देहातों तक पहुंचानी चाहिए। अब वो पहुंचाने वाले वही हैं, पढ़ने वाले जहां नहीं हैं, वहां भी इनकी आवाज लोग सुनते हैं। तो इसके आगे की बात, ये लंबा भाषण है, मैं आपको ये भाषण दोबारा सुनाऊंगा और बहुत उत्साह के साथ। जयप्रकाश नारायण के इस भाषण के बाद, क्यों, जैसा मैंने पहले बताया कि ये भाषण 25 जून की शाम का भाषण है। 25 जून की रात को इमरजेंसी लग गई थी, अगले दिन सुबह ऐलान हो गया था। इसलिए किसी अखबार में, अखबारों की बिजली काट दी गई थी, इसलिए किसी अखबार में ये भाषण छपा नहीं है। ये पहली बार हम सामने ला रहे हैं, मीडिया स्वराज में आया है, वहां से मैं लाया हूं, और ये पूरा भाषण, इसका मैं वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन सोचिए, सिर्फ ये सोचिए कि उस वक्त इसमें इंदिरा गांधी का नाम लिखा हुआ है, उसको हटा दिया जाए, बदल दिया जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।